बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। एनर्जेटिक्स से मुराद होती है एनर्जी चेंजेस कि किसी भी प्रोसेस के दौरान क्या एनर्जी चेंजेस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। अब फेज चेंजेस क्या है? फेज चेंजेस से मुराद ये होती है कोई भी चेंज इन फिजिकल स्टेट। फेज चेंज मीन्स चेंज इन फिजिकल स्टेट, और ये जो चेंज होती है इसके साथ कोई ना कोई हीट इन्वॉल्व होती है। मतलब ये कि अगर आपने कोई सॉलिड को मेल्ट करना है, लिक्विड बनाना है, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, आपको उसे हीट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे हीट करना पड़ेगा। तो याद रखिए, कोई भी जो फेज चेंज है यानी चेंज इन फिजिकल स्टेट जो है उसके साथ एकम्पनी करती है कोई ना कोई हीट चेंज। उलट कर लें, अगर आप स्टीम को वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके अंदर वाटर के अंदर, तो आपको स्टीम के अंदर से हीट निकालनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप वाटर से आइस बनाना चाहते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर भी आपको वाटर में से हीट जो है वो निकालना पड़ेगी। यानी चाहे आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनाएं, तब भी उसमें हीट चेंज इन्वॉल्व होती है, और चाहे वापस आप करें तो उनमें भी हीट चेंज जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब ये जो हीट चेंज है, ये जो एंथैल्पी चेंज जिसे हम कहते हैं, ये हमारे इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है कि मॉलिक्यूल्स के माबैन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रांग हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हैं तो फिर लाजमी सी बात है कि हमें मॉलिक्यूल्स की फिजिकल स्टेट को, यानी किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और उस लिक्विड के अगर वेपर्स बनाने हैं तो वेपर्स में तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो फिर आपको उससे भी पहले से ज्यादा जो एंथैल्पी है वो चाहिए होगी। द हीट चेंज accompanying द फिजिकल और केमिकल चेंज, उसको हम एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं। डेल्टा एच से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? दे आर किलो जूल पर मोल। कहता है 3 किस्म की एंथैल्पी चेंजेस मुंसलिक हैं फिजिकल चेंजेस के साथ। सबसे पहले मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मेल्टिंग से आप कह सकते हैं, फ्यूजन और मेल्टिंग एक ही शय के दो मुख्तलिफ नाम हैं। तो फ्यूजन का मतलब है आपने पिघलाना है। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन दैट मीन्स कि आपके पास 1 मोल सॉलिड है, आपने उसको पिघला के लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो जब आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड, और ये कहाँ होता है? अपने बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। और इसमें प्रेशर 1 atm होता है। इसी तरह से नेक्स्ट इज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाम से ही अंदाजा हो जाता है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर्स में कन्वर्ट करना है इसको, 1 मोल लिक्विड को। मोलर मीन 1 मोल। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? या एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो दैट इज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द थर्ड इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होना विदाउट चेंजिंग इनटू एनी लिक्विड फॉर्म। मैं गलत क्या गया, सॉरी। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, लिक्विड दरमियान में आए ही ना, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब when 1 mole of solid is converted directly to vapors at a particular temperature, किसी भी एक टेम्परेचर पे, और at 1 atmosphere pressure। अब ये जितनी भी वैल्यू है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज्यादा होती होगी ना किसी भी चीज की। ये आगे वही बातें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि सब्लिमेशन में आपने सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में जाना है, दरमियान में लिक्विड फेज आनी ही नहीं है। तो वो जो सब्लिमेशन की एंथैल्पी होती है वो हमेशा वेपराइजेशन
और फ्यूजन दोनों से इंडिविजुअली ज्यादा होती है, और ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब वही बात आ गई कि एनर्जी चेंजेस का और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रिलेशन है। ये जो ऊपर हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकती हैं, इनमें से कोई 2 डेफिनेशन। और ये जो अगला सेक्शन हम करने जा रहे हैं कि एनर्जी चेंजेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का आपस में क्या ताल्लुक है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, चाहे आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ले लें, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ले लें, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ले लें, इन सब का ताल्लुक फेज चेंज के साथ है। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड बनता है, वेपराइजेशन में लिक्विड से वेपर्स बनते हैं, और सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बनते हैं। तो कहता है इनके साथ ताल्लुक है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। कहता है हायर वैल्यूज जो हैं, ये जो डेल्टा एच एस है, डेल्टा एच एफ है या डेल्टा एच वी है, इनकी अगर वैल्यूज ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। और वाइस वर्सा, अगर वैल्यूज कम है तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर है। ये वही बात आ रही है अभी चंद में पहले बेटी ने किसी ने कही थी, द वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन ये सब फ्यूजन से ज्यादा होती है। फ्यूजन में क्या होता है, एक सॉलिड है उसने मेल्ट होना है। जब सॉलिड मेल्ट होता है, याद रखें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे इतने ज्यादा एक दूसरे से दूर नहीं जाते, वो साथ साथ ही रहते। लेकिन वेपर्स में क्या होता है, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि वेपर्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से 300-300 गुना दूर जाते हैं। जब उनको इतनी दूर भेजना है तो फिर एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। यही बातें लिखी हुई हैं। As during vaporization, the particles are separated from each other at much larger distances than during fusion. During fusion, molecules remain too close to each other. वो एक दूसरे के पास ही रहते हैं। Heat of sublimation, वही बात आ गई, are even more, इनकी जो वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि सब्लिमेशन में आपने सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में जाना है, लिक्विड आना ही नहीं है। यानी आपने इतनी ज्यादा एनर्जी दे देनी है कि पहले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करते करते मॉलिक्यूल्स यकदम निकल के बाहर चले जाएंगे और एक दूसरे से 300-300 गुना दूर चले जाएंगे। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स, उसमें लिक्विड आना ही नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और उसकी वैल्यू वेपराइजेशन और फ्यूजन की हीट्स जो है या एंथैल्पी की वैल्यूज है उससे बहुत ज्यादा होती है। अब ये कुछ वैल्यूज दी गई है, मैंने आपकी किताब का ये टेबल है, मैंने इसको 3 सेक्शंस में तकसीम किया है, ये जानबूझ के मैंने किया। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड देखें तो इसमें पहले 2 ऐसी चीजें हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप देखें उनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है। HCl के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि HCl एक बॉर्डर लाइन केस है। बॉर्डर लाइन मीन ये हीट ऑफ सॉरी क्या था, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान में आता है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू काफी ज्यादा है। और सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसकी भी काफी ज्यादा। ठीक है, अब आप जरा दूसरे कॉलम में आए जो मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दी है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि फ्लोरीन से क्लोरीन के एटम्स बड़े होते हैं, क्लोरीन से ब्रोमीन के बड़े होते हैं, ब्रोमीन से आयोडीन के बड़े होते हैं। जितने इनका साइज बढ़ता चला जाएगा उतनी इनके अंदर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी जब बढ़ती चली जाएगी तो आप देख रहे हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती जाएंगी, तो नतीजतन हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ऊपर से नीचे को आते वक्त बढ़ रही है। अब ये जो तीसरा कॉलम है, ये मैंने क्या लिए हुए हैं, ये मैंने लिए हैं हाइड्रोकार्बन। पहले मीथेन है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेन है, और सबसे नीचे हेक्सेन है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो इनके अंदर कार्बन के एटम्स ही नहीं, सारे ही एटम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने ये भी तो पढ़ा था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में कि एक फैक्टर दूसरा भी है, और वो फैक्टर था नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल।
और हमने यहाँ वहां पे ये भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्यादा होंगे तो पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इनकी हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है उसकी वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं जैसे जैसे उसमें एटम्स की तादाद जो है वो ज्यादा हो रही है। इन above given data, it is quite clear that delta HV for water, ammonia and sulfur dioxide is very high. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोलर हैं। ये पहले सेक्शन की बात कर रहा है जो सबसे लेफ्ट साइड पे है, और उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। द हाई वैल्यूज ऑफ डेल्टा HV फॉर आयोडीन, ये दूसरे कॉलम की बात हो रही है, आयोडीन की सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हाई पोलराइजेबिलिटी, और हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो जाती है। ठीक है जी, और आगे चलें तो कहता है सेम इज द केस फॉर द हाई वैल्यू ऑफ क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन में क्या हो रहा है मेरा बेटा, उसमें भी यही सूरत हाल है। उसमें भी जो है नंबर ऑफ एटम्स चूंकि बढ़ रहे हैं और मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा हो रहा है। जब मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होता है तो फिर भी उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक छोटी सी शय इजाफी है, वो मैं उसका मटेरियल तैयार करने में आज रह गया, कुछ बिजी रहा मैं। कॉलेजेस में भी उन्होंने जूम के थ्रू लेक्चर्स का आगाज कर दिया है, तो वो आज हमारी एक मीटिंग अभी चल रही थी, तो वो इस वजह से वो मटेरियल कुछ रह गया। ये मैं आपको अगला टॉपिक छोटा सा है, और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ स्टेट और डायनामिक इक्विलिब्रियम। चेंज ऑफ स्टेट पे डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जी, कोई भी सॉलिड और जो लिक्विड है इनके दरमियान मेल्टिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है। ये मुझे आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे दी। आपने कभी हॉट पॉट देखा होगा। हॉट पॉट के मोटी सारी दीवार होती है। हॉट पॉट के अंदर चाहे आप कोई गर्म चीज रख दें वो गर्म रहती है, अगर ठंडी रख दें तो वो ठंडी भी रहेगी। यस, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अक्रॉस हीट फ्लो नहीं कर सकती। आप हॉट पॉट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर और आइस 1-1 किलो डाल दें और ऊपर से उसकी फोटो ले लें। हॉट पॉट को बंद कर दें, वो आइस की फोटो आपके पास आ जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी होगी। 4-5 घंटे के बाद आप उसका ढक्कन उठाएं और फौरन कैमरे से फोटो लें। शक्ल चेंज हो गई होगी, लेकिन आप उस बर्फ को निकाल के जब उसकी मास निकालेंगे, वजन उसका करेंगे, वो बर्फ फिर 1 kg होगी, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई होगी। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर 0 ही रहता है, मैंने आपसे कहा कि हॉट पॉट के अंदर ना हीट बाहर से अंदर जा सकती ना अंदर से बाहर आ सकती। बर्फ भी 1 kg रहेगी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर भी 1 kg रहेगा, और दोनों में इक्विलिब्रियम रहेगा। जिस रफ्तार से वाटर आइस पे कन्वर्ट हो रहा होगा उसी रफ्तार से आइस वापस वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी, और ये अमल एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में मौजूद होता है। कहाँ? मेल्टिंग पॉइंट। और अगर आप कहीं इसी फिनोमेना को बॉइलिंग पॉइंट पे ले लें तो बेटा वहां पे भी डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको सील बंद कंटेनर चाहिए होता है। ठीक है, तो किसी भी जो फेज चेंज वाला पॉइंट है, फेज चेंज वाला पॉइंट कौन से है? 2, एक मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट। फेज चेंज वाले पॉइंट पर 2 जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि एक सब्सटेंस
जिस रफ्तार से एक फिजिकल स्टेट जिस रफ्तार से दूसरी फिजिकल स्टेट में जा रही होती है, तो दूसरी फिजिकल स्टेट भी उसी रफ्तार से वापस पहली फिजिकल स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है। तो दिस इज नोन एज द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू वेरी मच। कल हमारा एक बड़ा अहम टॉपिक होगा, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल्स। तो वो जरा उसको हमने कल एक ही दिन में खत्म करना है। वजह ये है कि वो जो टॉपिक तकसीम नहीं किया जा सकता 2 लेक्चर्स में, ठीक है। तो कल जरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथियर होगा। आज के लिए इतने पे ही इक्तफा कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे।